आज हम एक ऐसे भाषण की कहानी में उतर रहे हैं जो कभी दिया ही नहीं गया। जी हाँ, एक ऐसा भाषण जिसे इतना खतरनाक समझा गया कि उसे हमेशा के लिए खामोश कर देने की पूरी कोशिश की गई। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर वो कौन से आइडियाज होते हैं, वो कौन से विचार होते हैं जिन्हें दबाने की जरूरत पड़ जाती है। यही सवाल हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के उस ऐतिहासिक भाषण तक ले जाता है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कहानी शुरू होती है 1936 से। एक समाज सुधारक ग्रुप है जात पात तोड़क मंडल। वो डॉक्टर अम्बेडकर को अपने सालाना जलसे में भाषण देने के लिए न्योता देता है। लेकिन जैसे ही आयोजकों ने भाषण का ड्राफ्ट पढ़ा, उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने अम्बेडकर से कहा कि भाषण के कुछ हिस्से हटा दीजिए, वो हिस्से जो उन्हें भड़काऊ लगे, खासकर जहां धार्मिक ग्रंथों की सीधी सीधी आलोचना की गई थी। अब अम्बेडकर का जवाब बिल्कुल साफ, इनकार। अंबेडकर का जवाब एकदम दो टूक था। उन्होंने कहा, मैं अपने विचारों की आजादी से कोई समझौता नहीं कर सकता, भले ही इसके लिए पूरा सम्मेलन ही क्यों न रद्द करना पड़े। और जानते हैं क्या हुआ? हुआ भी वही, सम्मेलन रद्द कर दिया गया। तो ये वो भाषण था जो कभी किसी मंच से बोला ही नहीं जा सका। लेकिन अम्बेडकर अपने विचारों को ऐसे दबने देने वालों में से नहीं थे। इसलिए उन्होंने उसे खुद ही एक किताब की शक्ल में छपवा दिया, जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। तो अब सवाल यही उठता है कि भाई इस भाषण में आखिर ऐसा क्या था कि खुद समाज सुधारकों का एक ग्रुप भी उसे असहनीय मान बैठा था। चलिए अब सीधे भाषण के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी बातें थीं। अंबेडकर ने अपने भाषण की शुरुआत में कोई लाग लपेट नहीं की। उन्होंने सीधे उस बीमारी की जड़ पर हमला किया जो उनके हिसाब से भारतीय समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी, और वो बीमारी थी जाति व्यवस्था। अम्बेडकर का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी तर्क यहीं पर है। उन्होंने कहा कि जाति सिर्फ काम का बंटवारा यानी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, जैसा कि लोग दलील देते हैं। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक चीज है। ये काम करने वालों का बंटवारा है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबरर्स। एक ऐसा बंटवारा जो लोगों को जन्म से ही अलग अलग खांचों में हमेशा के लिए बांध देता है। इसी व्यवस्था को उन्होंने ग्रेडेड हायरार्की यानी श्रेणीबद्ध पदानुक्रम का नाम दिया। इसका मतलब समझिए, समाज को अलग अलग डिब्बों में बांट दिया गया है जिनमें कोई आ जा नहीं सकता। और ये डिब्बे बराबर नहीं हैं, बल्कि एक सीढ़ी की तरह हैं, कोई ऊपर कोई नीचे। और इस सीढ़ी पर किसी की जगह उसकी काबिलियत से तय नहीं होती, बल्कि उसके जन्म से तय होती है। इसके बाद अंबेडकर एक एक करके उन सभी तर्कों को उठाते हैं जो जाति व्यवस्था के बचाव में दिए जाते हैं, और फिर वो उन तर्कों की धज्जियां उड़ा देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहली दलील, जाति व्यवस्था तो आर्थिक रूप से बहुत अच्छी है क्योंकि ये काम का बंटवारा करती है। अंबेडकर ने कहा ये तर्क बिल्कुल खोखला है। असलियत तो ये है कि ये व्यवस्था अर्थव्यवस्था को तबाह करती है। क्यों? क्योंकि ये लोगों को उनके हुनर या पसंद से काम चुनने ही नहीं देती, उन्हें जन्म के आधार पर एक पेशे में जकड़ देती है। इसका नतीजा क्या होता है? जबरदस्त बेरोजगारी और इनएफिशिएंसी। फिर आती है दूसरी दलील, जाति को नस्ल और खून की प्योरिटी यानी शुद्धता बनाए रखने के लिए बनाया गया था। अंबेडकर ने इस दावे को विज्ञान का मजाक बताया। उन्होंने साफ साफ कहा कि साइंटिस्ट के मुताबिक भारत में कोई शुद्ध नस्ल है ही नहीं, सब मिले जुले हैं। तो जाति एक ही रेस के लोगों के बीच का एक सोशल बंटवारा है, कोई साइंटिफिक चीज नहीं। लेकिन अंबेडकर के विश्लेषण में जाति का असर सिर्फ इकोनॉमी या साइंस तक नहीं था। उनके लिए तो ये एक ऐसा नासूर था, एक ऐसा जहर था जिसने पूरे के पूरे हिंदू समाज को ही पैरालाइज कर दिया था, उसे पंगु बना दिया था। अंबेडकर का ये जो वाक्य है ना, ये उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उनका मानना था कि जाति एक ऐसा दैत्य है, एक मॉन्स्टर है जो तरक्की के हर रास्ते के बीच में खड़ा है, और जब तक इस राक्षस को खत्म नहीं किया जाता तब तक कोई भी सच्चा सुधार हो ही नहीं सकता, चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक। और ये राक्षस समाज को कैसे नुकसान पहुंचाता है, ये स्लाइड उसी की एक झलक है। जाति लोगों के अंदर से पब्लिक स्पिरिट यानी सार्वजनिक भावना ही खत्म कर देती है। एक इंसान की वफादारी और उसकी नैतिकता अपने देश या समाज के लिए नहीं रहती, बल्कि सिकुड़कर सिर्फ अपनी जाति तक रह जाती है। अब ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर एक साथ सोचना तो नामुमकिन हो ही जाएगा।
और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, अंबेडकर ने इसका एक जीता जागता और बहुत ही भयानक उदाहरण दिया। चकवारा नाम का एक गांव था। वहां कुछ अछूतों ने एक दावत में घी का इस्तेमाल करने की हिम्मत कर ली, सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने घी क्यों खाया, जिसे ऊंची जातियों ने अपनी शान के खिलाफ माना, उन पर हमला कर दिया गया। ये उदाहरण दिखाता है कि जाति की क्रूरता कितनी जमीनी हकीकत थी। इन्हीं सब तर्कों के बाद अंबेडकर उस एक नतीजे पर पहुंचे जो सुनने में बहुत कठोर लगता है। उनके शब्दों में कहें तो हिंदू समाज जैसा कुछ है ही नहीं। ये समाज नहीं, बल्कि जातियों का सिर्फ एक कलेक्शन है, एक ऐसा जमावड़ा जो कभी एक हो ही नहीं सकता। तो अगर बीमारी इतनी गहरी है तो इसका इलाज क्या है? और यहीं पर अंबेडकर अपने भाषण के सबसे साहसी और सबसे विवादास्पद हिस्से पर आते हैं। यहाँ वो इसका एकमात्र इलाज बताते हैं। सबसे पहले तो अंबेडकर उन सुधारों को सिरे से खारिज कर देते हैं जो उस वक्त काफी चलन में थे, जैसे साथ बैठकर खाना खा लेना या छोटी मोटी उपजातियों को खत्म कर देना। उन्होंने कहा ये सब दिखावा है, ये सिर्फ सतह को खरोचने जैसा है। इनसे जाति की भावना और जाति की चेतना, यानी वो जो दिमाग में बसी हुई है, वो खत्म नहीं होती। तो फिर असली इलाज क्या है? अंबेडकर के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ एक जाति को तोड़ने का असली उपाय है इंटरमैरिज, यानी अंतर्विवाह। लेकिन अंतर्विवाह ही क्यों? अंबेडकर का तर्क बहुत सीधा था। उनका मानना था कि जब तक अलग अलग जातियों के बीच खून का रिश्ता नहीं बनेगा, तब तक वो अपनेपन का एहसास, वो जो भाईचारे की भावना है, वो पैदा ही नहीं हो सकती। और यही भावना वो अकेली चीज है जो जाति की मजबूत दीवारों को हमेशा के लिए पिघला सकती है। लेकिन अंबेडकर यहीं नहीं रुके, वो एक कदम और आगे गए। उन्होंने कहा कि यह अंतर्विवाह तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक उस नींव को ही न गिरा दिया जाए जिस पर जाति की पूरी इमारत खड़ी है। और वो नींव क्या है? वो धार्मिक ग्रंथ और शास्त्र जो जाति को पवित्र और भगवान का बनाया हुआ बताते हैं। और शायद यही वो विचार था जिसे सुनकर आयोजकों के भी हाथ पांव फूल गए थे। और आखिर में हम अंबेडकर की इसी जबरदस्त चेतावनी पर आकर रुकते हैं। उनका साफ कहना था कि जाति के नींव पर कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। उस पर बनी हर दीवार में दरारें आएंगी ही आएंगी, और वो इमारत कभी एक पूरी मजबूत इमारत नहीं बन पाएगी। एक ऐसा विचार जो हमें आज भी, इतने सालों बाद भी सोचने पर मजबूर करता है।